सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ में। रिपोर्टेड स्पीच के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसे हम लोग नरेशन भी कहते हैं। इनमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में आज हमको पढ़ना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले नरेशन और स्पीच कहते किसे हैं? वक्ता के कथन को नरेशन या स्पीच कहा जाता है। वक्ता कौन? किसी बात को कहने वाला। उसके कथन को क्या कहते हैं? हम नरेशन या स्पीच कहते हैं। किसी भी कथन को दो तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। कितने तरीके से व्यक्त किया जा सकता है? दो तरीके से व्यक्त किया जाता है, जिसमें एक डायरेक्ट स्पीच होता है और एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष या सीधा वर्णन। और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष या घुमा फिरा कर किया गया वर्णन। ठीक है, इनकी आइए डेफिनेशन समझते हैं हिंदी भाषा में। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों अर्थात हूबहू व्यक्त किया जाता है। जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों हूबहू व्यक्त किया जाता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास में बंद किया जाता है। कहाँ लिखा जाता है? डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होगा वो कहाँ मिलेगा आपको? इन्वर्टेड कॉमास के भीतर। कहाँ मिलेगा? इन्वर्टेड कॉमास के भीतर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट नरेशन क्या डायरेक्ट स्पीच की हमारी परिभाषा बनी कि जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों, जो उसने कहा है ऐसे कैसे ही हूबहू व्यक्त कर दिया जाए, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन। इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? जब वक्ता के शब्दों को दूसरा व्यक्ति अपने शब्दों में कहता है। यानी अब फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट नहीं रहा, इनडायरेक्ट बन गया। यानी प्रत्यक्ष रूप से वो बात नहीं हुई, उसके शब्दों में आपने क्या है, थोड़ा इंटरफेयर कर दिया। यानी अपनी भाषा में उसके शब्दों को ऐड किया, यानी अपने भाषा में आप उसकी उस बात को बता रहे हो। यानी जब वक्ता के शब्दों को दूसरा व्यक्ति अपने शब्दों में कहता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फ्रेंड्स, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। अब इनमें कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है हमारा? एक फ्रेंड्स रिपोर्टिंग वर्ब, और एक क्या होता है हमारा? रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब के आगे मैंने लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए बाहर वाला वाक्य। अभी बाहर कौन से? ये फ्रेंड्स इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले वाक्य की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को मैं बार बार बोलूँगा RB, शॉर्ट रूप में क्या बोलूँगा? RB। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच को बोलूँगा RS। तो रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला वाक्य होता है, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला वाक्य होता है। ये एग्जाम्पल से समझते हैं इन दोनों को। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, शी शेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास, आई एम गोइंग टू जयपुर, और वापस लास्ट में इन्वर्टेड कॉमास। यानी हमारे पास देखिए इन्वर्टेड कॉमास के बाहर कौन सा सेंटेंस है? इन्वर्टेड कॉमास के बाहर हमारा सेंटेंस है ये, शी शेड टू मी। तो ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या हो गया हमारा? रिपोर्टिंग वर्ब। अब इन्वर्टेड कॉमास के भीतर कौन सा सेंटेंस है हमारा? ये देखिए, दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए कि नहीं लगे हुए? एक तो इधर तो ये लग रहा है और इधर ये लग रहा है, लगा हुआ है ना। तो इसकी वजह से क्या हो गया? ये हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने दिया, सबसे पहले RB का मतलब मैंने अभी आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब, यानी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला वाक्य। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब के बाद के कॉमा, जो कॉमा लगा रहता है, नीचे की तरफ एक कॉमा रहता है और ऊपर की तरफ दो कॉमा, जिनको हम इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं। तो उन कॉमा को तथा RS के इन्वर्टेड कॉमास को हम लोग क्या कर देते हैं? उन कॉमास को क्या कर देते हैं हम लोग? हटा देते हैं। सबसे पहला काम हमें ये करना होता है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तब। तो सबसे पहले RB के बाद के, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद के कॉमा को हटाना है, जो नीचे लगा रहता है एक, तथा RS के इन्वर्टेड कॉमास को हमें क्या कर देना है? हटा देना। RS यानी रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कॉमास को हटा देना है। सेकंड में देखिए, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के निम्न स्टेप होते हैं। ये फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट रूप में समझाने का प्रयास करूँगा इन्हें। इसमें एक नियम याद रख लीजिए आप लोग, CPBPT का विस्तार या CPBPT का नियम। CPBPT का नियम। अब देखिए यहाँ पे C फॉर क्या होता है फ्रेंड्स? C फॉर होता है कनेक्टिव। क्या होता है? C फॉर कनेक्टिव, जो हमें लगाना है, ऐड करना है, जोड़ना है। ठीक है। P फॉर होता है हमारे पर्सन। क्या होता है P फॉर? यानी पर्सन, तो हमें क्या करना है? पर्सन बदलने हैं। ठीक है। V फॉर होता है हमारे वर्ब। क्या होता है? V फॉर वर्ब, तो वर्ब भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। P फॉर प्लेस, यानी स्थान से संबंधित जो हमारे क्रिया विशेषण जो शब्द दे रखे होंगे उनको अब चेंज करना पड़ेगा। T फॉर होता है हमारे टाइम, तो टाइम को भी हमें क्या है? उससे संबंधित जो शब्द होंगे उनमें भी हमें बदलना है, चेंज करना
है। तो यानी CPBPT के नियम को हमें पढ़ना है विस्तार से इन्हें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस नियम को। सबसे पहले देखिए C फॉर कनेक्टिव। CPBPT में से सबसे पहले C फॉर कनेक्टिव का प्रयोग आप लोग सीख रहे हो। इनमें देखिए जो हमारे साधारण वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं, उनमें हम लोग कौन सा कनेक्टिव लगाते हैं? उनमें हम लगाते हैं दैट कनेक्टिव। कौन सा कनेक्टिव जोड़ते हैं हम लोग? दैट कनेक्टिव। याद रख लें, अफर्मेटिव साधारण जो वाक्य होंगे उनमें कौन सा कनेक्टिव लगाओगे आप लोग? दैट कनेक्टिव लगाओगे। ठीक है। अब देखिए नंबर सेकंड पे आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड यानी इंट्रोगेटिव वाले। प्रश्नवाचक वाक्यों में आपको कौन सा कनेक्टिव लगाना है? प्रश्नवाचक वाक्यों में फ्रेंड्स 2 कनेक्टिव लगते हैं, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कुछ जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला। कौन सा होता है? एक हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला और एक होता है हमारा WH वर्ड वाला। यदि आपका सेंटेंस RS का मतलब रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला जो सेंटेंस है, यदि वो आप लोगों के हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। किससे शुरू हो? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, कोई सी भी हो सकती है। यदि उनसे शुरू होगा तो आपको कनेक्टिव लगाना है फ्रेंड्स, इफ़ या वेदर। कौन सा कनेक्टिव लगाना है आपको? इफ़ या वेदर। तो ये हो जाएगा हमारे कब? जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। ठीक है। यदि आप लोगों के इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी WH वर्ड से शुरू हो, किससे शुरू हो? किसी WH वर्ड से शुरू हो, तो फिर आप कौन सा कनेक्टिव यूज करोगे फ्रेंड्स? तब कोई भी कनेक्टिव नहीं लगता है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो आप लोग इफ़ या वेदर लगा दोगे, लेकिन जब WH वर्ड से शुरू होगा तो कोई कनेक्टिव नहीं लगा, बल्कि क्या करोगे? जो WH वर्ड दे रखा होगा ना, उसी को हम लोग कनेक्टिव के रूप में प्रयोग करेंगे। जो WH वर्ड दे रखा, जैसे वाट दे रखा, तो हम कनेक्टिव कोई अपनी तरफ से नहीं लगाएंगे, वाट कोई हम लोग कनेक्टिव के रूप में प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। देखिए अफर्मेटिव में मैंने आपको बता दिया दैट लग जाएगा, इंट्रोगेटिव में दोनों टाइप के बता दिया। अब इम्परेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इम्परेटिव में हमारा जो कनेक्टिव लगे वो होगा हमारा टू कनेक्टिव। कौन सा कनेक्टिव लगेगा इम्परेटिव में? टू कनेक्टिव। और इम्परेटिव सेंटेंस आपने फ्रेंड्स पैसिव वॉइस में भी पढ़े थे। कौन किस से शुरू होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या डू या डू नॉट से शुरू होते हैं, या फिर प्लीज़ या काइंडली से शुरू होते हैं। ठीक है। प्लीज़ या काइंडली से शुरू होते हैं। अब इनमें करना क्या है हमें? देखिए इधर इम्परेटिव वाक्यों में या तो ऑर्डर का भाव होता है, या एडवाइस का होता है, रिक्वेस्ट का होता है, या आप लोगों ने पैसिव वॉइस में पढ़े थे। अतः रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू को आपको क्या है? चेंज करना है। क्या करना है आपको? इन्हें चेंज करना है। फ्रेंड्स आपको मैंने कनेक्टिव तो बता दिया, क्या लगेगा कनेक्टिव? टू लगेगा। ठीक है। चाहे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, चाहे वो डू नॉट से शुरू हो, चाहे वो प्लीज़ काइंडली से शुरू हो। ठीक है। कनेक्टिव कौन सा लगेगा? टू लगेगा। इसमें मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि आपको जब सैड या सैड टू दिए होंगे तो आपको क्या करना है। तो आपको सैड टू को सैड या सैड टू दिया होगा ना, उसको चेंज कर देना है। भाव के अनुसार ये बदल जाते हैं फ्रेंड्स, या तो ऑर्डर्ड में, या एडवाइज्ड में, ठीक है, या वार्न में, फॉरवर्ड में, आस्क्ड में, या रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाते हैं। जो सैड या सैड टू दिए होते हैं ना हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में, आगे आप एग्जांपल पढ़ोगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए अब नेक्स्ट टाइप है आप लोगों के लेट से आरंभ होने वाले वाक्य। जो सेंटेंस आपके लेट से शुरू होंगे तो उनमें आपको कौन सा कनेक्टिव लगाना है? दैट कनेक्टिव लगाना है। कौन सा कनेक्टिव लगाना है? दैट कनेक्टिव लगाना है। उसके बाद है नेक्स्ट आप लोगों के ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं फ्रेंड्स? इन सेंटेंस में आप लोगों के प्रार्थना, इच्छा, कामना या आशीर्वाद ऐसे सेंटेंस मिलेंगे देखने को। और इनमें भी हम लोग कौन सा कनेक्टिव लगाते हैं? दैट कनेक्टिव। कौन सा कनेक्टिव लगाएंगे इनमें? हम दैट कनेक्टिव लगाएंगे। ठीक है। आगे देखिए अब एक और टाइप है हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? विस्मयबोधक वाक्य। विस्मयबोधक वाक्यों में आप लोगों के एक चिन्ह लगा रहता है, वो उस चिन्ह को इस तरीके से लगा रहता है। ठीक है। तो विस्मयबोधक चिन्ह लगा रहता है। ऐसे वाक्य या तो वाट से या हाउ से शुरू होते हैं। ठीक है। अथवा हुर्रे, आलास, ओ गॉड, ये इन शब्दों से शुरू होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इनमें भी हम लोग कौन सा कनेक्टिव लगाते हैं? इनमें भी हम लोग लगाते हैं दैट कनेक्टिव। कौन सा कनेक्टिव लगाते हैं इनमें भी? हम दैट कनेक्टिव। अब आइए आप लोगों को कनेक्टिव इस तरीके से याद ना रहे तो मैं आपको शॉर्ट रूप में आपको समझा देता हूँ कहाँ कौन कौन से कनेक्टिव लगेंगे। फ्रेंड्स इनमें सब सेंटेंस में जितने भी टाइप पढ़े हैं आपने, सिर्फ 3 तरीके के कनेक्टिव यूज़ किए हमने। एक तो दैट है, एक टू है, और एक इफ़ या वेदर है। ठीक है। WH वर्ड वाले में कोई कनेक्टिव लगता है, उस WH वर्ड को ही हम लोग कनेक्टिव के तौर पे यूज़ करते हैं। तो देखिए इसमें साधारण वाक्यों में, लेट से शुरू होने वाले वाक्यों में,
ऑप्टेटिव सेंटेंस मैंने अभी आपको बताया था, प्रार्थना, आशीर्वाद, कामना, इच्छा है ना, वो वाले। और एक्सक्लेमेटरी मैंने आपको बताया था वाट या हाउसेस होंगे, या फिर हुर्रे, अलास, ये अभी आपने पढ़े थे। यानी इन 4 टाइप के सेंटेंसों में आपके सिर्फ एक ही कनेक्टिव लगेगा, दैट। साधारण वाक्यों में भी दैट लगता है, लेट से शुरू होने वालों में भी दैट लगता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होंगे आप लोग उनमें भी दैट लगेगा, और एक्सक्लेमेटरी में भी दैट लगेगा। और इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताए थे 2 टाइप के, यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो आपके कौन सा लगेगा, इफ़ या वेदर, और यदि आप लोग WH वर्ड से शुरू होगा तो WH वर्ड को ही कनेक्टिव बना देंगे। और एक अपने इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में कौन सा बताया मैंने, 2 कनेक्टिव। इम्परेटिव सेंटेंस मैंने बताया ना आपको, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे, या फिर किससे शुरू होंगे, डू नॉट से शुरू होंगे, या फिर किससे शुरू होंगे, प्लीज़ या काइंडली से शुरू होंगे। तो उनमें आप लोगों को कनेक्टिव लगेगा 2 कनेक्टिव। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग, यानी सी फॉर कनेक्टिव के प्रयोग आप लोगों ने पढ़ लिया। अब सी के बाद में पी का नंबर है, CPPPT में से P फॉर पर्सन बदलना। तो फ्रेंड्स आपको इनमें ये याद रखने पड़ेंगे। इंडेक्स मैंने पहले भी आपको याद करवाई थी पैसिव वॉइस में, फिर भी आप लोग एक बार इसको या तो स्क्रीनशॉट ले करके याद कर लें, नोट कर लें कहीं पे। बाकी देखिए अब इसमें आप लोगों को फर्स्ट पर्सन कहाँ से कहाँ तक है, आप लोगों को फ्रेंड्स ये फर्स्ट पर्सन यहाँ तक है, सेकंड पर्सन सिर्फ अकेला ये सेकंड पर्सन है, और ये अपने सारे के सारे थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पर्सन है, ये हमारा सेकंड पर्सन है, और ये तीनों जो लाइनें हैं लास्ट की ये क्या है, थर्ड पर्सन है। तो देखिए आइए समझते हैं फर्स्ट पर्सन। वैसे ये देखिए फर्स्ट पर्सन होता क्या है, फर्स्ट पर्सन होता है जो बात को कहता है, जो बात को कहता है। तो देखिए इसमें हमारे 2 की फैमिली चलेगी, आई की और बी की। तो देखिए आई की फैमिली क्या होती है फ्रेंड्स, इसमें अपने 4 टाइप है। एक तो नॉमिनेटिव केस, एक पॉसेसिव केस, और एक ऑब्जेक्टिव केस, और एक रिफ्लेक्सिव केस। ठीक है, नॉमिनेटिव केस में क्या क्या आते हैं अपने, देखिए आई और बी की फैमिली, ये दोनों हैं अपने पर्सन, फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये हमारे फर्स्ट पर्सन। तो आई का पूरा परिवार बोलना है, यानी आई का पूरे वर्ड बोलने साथ के। उसका पॉसेसिव केस में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव केस में क्या होगा। तो देखिए आई यानी आई का बनेगा आई, माई, मी और माई सेल्फ। फ्रेंड्स आपको याद करने के लिए मैंने हिंदी अर्थ भी बता रखे हैं, इसमें देख लेना। आई, माई, मी, माई सेल्फ, एक तो ये है हमारे फर्स्ट पर्सन में, और एक क्या है, वी, आवर, अस, आवर सेल्फ। ठीक है, तो आई, माई, मी, माई सेल्फ, वी, आवर, अस, आवर सेल्फ, यानी ये आप लोगों के 8 जो वर्ड है ये हमारे फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये हमारे फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। अब देखिए सेकंड पर्सन किसे कहते हैं। सेकंड पर्सन होता है फ्रेंड्स जिससे आप लोग बात कहते हो। फर्स्ट पर्सन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, जो बात को कहता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन किस कहते हैं, जिससे बात कही जाती है, जिससे बात कही जाती है। तो सेकंड पर्सन में क्या आता है, सेकंड पर्सन सिर्फ अकेला आता है यू का परिवार, यानी यू, यूअर, यूअर सेल्फ, बस ये सेकंड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में तो आई और बी की फैमिली थी, लेकिन सेकंड पर्सन में अकेला रहता है ये यू की फैमिली, यू, यूअर, यू और यूअर सेल्फ। आप लोग हिंदी याद रख लेना इनकी। और थर्ड पर्सन में फ्रेंड्स ये हमारे सारे आते हैं। देखिए कौन कौन से, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, शी, हर, हरसेल्फ, दे, दियर, देम और देम सेल्फ। तो ये हमारे फ्रेंड्स पर्सन है, इनको आप लोगों को याद करना है। आगे आप लोग पर्सन चेंज करोगे तो इन्हीं के आधार पर चेंज करना है। ठीक है, और आगे देखिए एक गोल्डन रूल मैंने दे रखा है, सन/123, सन/123। तो यहाँ पे देखिए SON का मतलब क्या है फ्रेंड्स, इधर देखिए S बराबर आपको मैंने बताया, S का मतलब है यहाँ पे सब्जेक्ट। ठीक है, O का मतलब क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और N का मतलब क्या है हमारे नो चेंज, यानी कोई बदलाव नहीं। अब देखिए फर्स्ट पर्सन नीचे एक का मतलब मैंने क्या बताया, फर्स्ट पर्सन हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन क्या हो जाता है हमारा नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी कर्म के अनुसार बदलता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज यानी कोई भी उसमें बदलाव नहीं किया जाता है। थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा, नो चेंज रहेगा वो। अब देखिए वर्ब बदलने का काम है, यानी सी जो, अब देखिए सी फॉर कनेक्टिव हो गया, पी फॉर पर्सन हो गया, और बी फॉर वर्ब पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, तब तक के लिए आप रिवीजन करें। पीछे के जो मैंने आपको बताई है प्रोनाउन के इंडेक्स जो मैंने बताई उसको याद करें, पीछे के जो आप लोगों के रूल्स बताए हैं मैंने उनको याद करें। वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए नमस्कार।
है।